छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कल वीडियो अपलोड नहीं हो सका था क्योंकि मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, जिस कारण से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, आईसीयू में रखना पड़ा था। अब पापा की तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मेरे पापा के जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना की थी, दुआ की थी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग जो है वीडियो शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। मतलब कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सत्य कथन पहचानना है, कौन से कथन सत्य है। तो विचार करते हैं भाई कथनों पर। तो पहला कथन दिया है, गोंड स्वयं को कोयतोर कहते हैं। तो जो गोंड जनजाति है हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख जनजाति है। तो ये जो है ना, गोंड जनजाति खुद को कोयतोर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल सत्य है, खुद को ये लोग कोयतोर कहते हैं। दूसरा दिया है, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता दूल्हा देव है। तो ये भी बिल्कुल सही है भाई। देखो, जितने भी जनजातीय लोग हैं उनके अपने अलग देवी देवता होते हैं। तो गोंड जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं उनको कहा जाता है दूल्हा देव। तो ये सत्य कथन है। तीसरा दिया हुआ है, गोंड जनजाति में मेघनाथ पर्व प्रचलित है। तो देखो, जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो एक पर्व मनाते हैं जिसको मेघनाथ पर्व के नाम से जाना जाता है। ये भी बिल्कुल सत्य है। मेघनाथ जो कि रावण का पुत्र था, रावण वही रामायण वाला रावण, तो जो रावण का पुत्र था मेघनाथ, उसके स्मृति में, उसके सम्मान में गोंड जनजाति के लोग जो हैं मेघनाथ पर्व मनाते हैं। देखिए क्या है कि जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो रावण के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, और रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, ऐसी मान्यता है कि मेघनाथ ने कभी इनकी रक्षा की थी। इस कारण से ये लोग जो हैं रावण और उनके जो पुत्र हैं मेघनाथ, उनके प्रति सम्मान निष्ठा व्यक्त करने के लिए इस तरह का पर्व मनाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, मेघनाथ से ना एक और पर्व हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, खंब, मेघनाथ खंब। ये जो मेघनाथ खंब है ये कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मेघनाथ खंब कोरकू जनजाति में, मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति में। तो इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। चौथा देखते हैं, गोंड जनजाति की संपर्क बोली हलबी है। तो देखो, गोंड जनजाति ना गोंडी बोली बोलती है। गोंड जनजाति की संपर्क बोली क्या है? गोंडी, न कि हलबी। हलबी, हालांकि गोंड जनजाति के लोग हलबी भी बोलते हैं। जो बस्तर क्षेत्र में जो गोंड जनजाति के लोग रहते हैं, जो हलबी भाषी क्षेत्र में, तो वहाँ बोलते हैं, लेकिन वहाँ वो उस क्षेत्र में रहते हैं बोल के बोलते हैं। मतलब जो जो हलबी बोली है ये प्रमुखतः जो हलबा जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा बोली जाती है। तो अगर किसी हलबा बाहुल्य क्षेत्र में रहेंगे तो वहाँ के जो गोंड लोग हैं वो गोंडी बोली, हलबी बोल सकते हैं। तो ये प्रमुख बोली नहीं है, कुछ स्थानों पर बोला भी जाता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन गोंड जनजाति की जो संपर्क बोली है वो है गोंडी। ध्यान रखेंगे। तो ये कथन गलत है। अगला दिया है, गोंड जनजाति का संकेंद्रण बस्तर क्षेत्र में है। तो जी हाँ, गोंड जनजाति का संकेंद्रण जो है बस्तर क्षेत्र में है। वैसे तो ये पूरे छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, बस्तर क्षेत्र में है। अगर यहाँ दिया होता कि केवल बस्तर क्षेत्र में, तब ये वाला कथन जो है गलत होता। तो इसको हम लोग सही लेंगे। तो गोंड जनजाति का संकेंद्रण बस्तर क्षेत्र में है। वैसे बस्तर क्षेत्र में गोंड जनजाति का बहुत ज़्यादा संकेंद्रण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कथन सत्य होंगे। मतलब चौथा कथन सही नहीं होगा। 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, मतलब ब यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। बाहर बारिश हो रही है जिसका थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब। 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक निर्माण के पक्ष में नहीं था। तो देखिएगा, एक ऐसे भी नेता हुए हैं जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे, काफ़ी अच्छे काम उन्होंने किए, लेकिन उन्होंने ना जो छत्तीसगढ़ राज्य एक अलग राज्य बने, छत्तीसगढ़ राज्य अलग से एक राज्य हो, अलग से एक स्टेट हो, इस तरह के आंदोलनों में उन्होंने कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाई। मतलब एक तरह से उनका मन नहीं था कि छत्तीसगढ़ कोई अलग राज्य बने। तो देखो, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी भाई, इन्होंने तो काफ़ी कोशिश की थी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी जो राजनांदगांव से, डॉक्टर खूबचंद बघेल भाई, इनको तो छत्तीसगढ़ पृथक राज्य का जनक माना जाता है, एक तरह से निर्माणकर्ता इनको माना जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे संगठन बनाए थे, काफ़ी आंदोलन वगैरह किए थे।
डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। पवन दीवान ना, जब डॉक्टर खूबचंद बघेल जब इनकी डेथ होती है उसके बाद इनके आंदोलन को, डॉक्टर खूबचंद बघेल के आंदोलन को पवन दीवान के द्वारा आगे बढ़ाया गया। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल भाई वो तो एक तरह से अग्रदूत टाइप के कहे जाएंगे, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के अग्रदूत या फिर जनक इस टाइप से। संकल्पना किसने की थी कि भाई छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य हो, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, वहीं जो एकदम बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन वगैरह संगठन वगैरह बनाने का काम किया था डॉक्टर खूबचंद बघेल। उसके बाद पवन दीवान का नाम भी आएगा और भी काफ़ी सारे लोग थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं। लेकिन जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे ना, ये उतने ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। एक तरह से ये चाहते थे कि भाई ऐसा छत्तीसगढ़ न बने। शायद इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि इनका जो जन्म है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सतना में शायद इनका जन्म हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है सतना, आप लोग बताइएगा। लेकिन जो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं वो एक तरह से मतलब नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बने। हालांकि इसके विरोध में उन्होंने कोई बहुत बड़ा आंदोलन शुरू नहीं किया, लेकिन उनका मतलब उतना वो नहीं था कि छत्तीसगढ़ कोई पृथक राज्य बने। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये एक तरह से जो है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समर्थन में नहीं थे, पक्ष में नहीं थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, तीजन बाई को कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और मेरे ख्याल से हाल के कुछ एग्जाम्स में पूछा भी गया होगा, मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन पूछा गया है कि इनको कौन कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा जो तीजन बाई हैं इनको पद्मश्री मिला है भाई, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, मिल गया पद्म विभूषण भी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये भी मिला है, नृत्य शिरोमणि सम्मान ये भी मिला है। सभी सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। ये जो पद्मश्री है ये 1987 में मिला है इनको, 1987 में इनको ये मिला है। उसके बाद जो पद्म भूषण है ये इनको मिला है 2003 में। कब मिला है? 2003 में। उसके बाद ये जो पद्म विभूषण है वो मिला है इनको 2019 में। देखो जो पद्म पुरस्कार है ना वो कितने होते हैं भाई, सबसे छोटा पद्मश्री होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, इसके बाद जो सबसे टॉप लेवल का जो सम्मान होता है वो होता है भारत रत्न। तो जो तीजन बाई है उनको भारत रत्न बचा है, मतलब अब उनको मिलना चाहिए। हालांकि काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है, जरूर मिलना चाहिए। तो इनको ये तीनों सम्मान मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, जो कि 2019 में मिला पद्म विभूषण। वहीं ये जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है ये इनको मिला है 1995 में, 1995 में। नृत्य शिरोमणि सम्मान ये भी इनको प्राप्त हुआ है। ये कब मिला है ये थोड़ा सा मैं खोज नहीं पाया, माफ़ी चाहूँगा। तो ये पांचों सम्मान इनको जो है प्राप्त हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1, 2, 3, 4, 5 इसका आंसर होगा द। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 1938 में किसने खैरागढ़ में सेवा दल का गठन किया? 1938 में किसने सेवा दल का गठन किया? कहाँ पर? खैरागढ़ में। खैरागढ़ जो कि राजनांदगांव में है और वहाँ पर क्या बना है भाई? तो एक विश्वविद्यालय है ना, संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर जो है सेवा दल का गठन 1938 में। भाई सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल का गठन हुआ था। अब प्रश्न जो है कि भाई किसने गठन किया था? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। ध्यान रखेंगे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा ये जो सेवा दल है इसका गठन किया गया था। अच्छा, आप लोगों के लिए आज का एक क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा जो है इसको ध्यान से देखिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध, बलदेव प्रसाद मिश्र और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इन तीनों को देख करके आपको क्या ध्यान में आ रहा है? ये तीनों से आपको कुछ याद आया होगा तो जरूर बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी ध्यान से बताइएगा। ये तीनों मतलब ना राजनांदगांव से संबंधित है और कोई है एक चीज़ जो क्वेश्चन किया जाता है इन तीनों से संबंधित जो कि राजनांदगांव से जुड़ा हुआ है, तो बताइएगा। तो इसका आंसर क्या है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इन्होंने जो है खैरागढ़ में सेवा दल की गठन किया था। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग का नाम क्या है? तो देखो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का जो निदेशालय है, सचिवालय है, मंत्रालय है, इनके क्या क्या नाम है तो पूछा जाता है। खनिज जो विभाग है उसका क्या नाम है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो जो जल संसाधन विभाग है इसका क्या नाम है भाई? तो भाई महानदी इंद्रावती। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये किन भवनों के नाम है, महानदी और इंद्रावती, काफ़ी फेमस हैं।
उसके बाद करुणा, करुणा भी किसका है बताइएगा। तो ये जो जल संसाधन विभाग है इसके जो ऑफिस है, कार्यालय, उसका नाम है सिहावा। सिहावा जो कि धमतरी जिले में है, सिहावा पर्वत, और वहाँ से जो है महानदी का उद्गम हुआ है। तो सिहावा जो है छत्तीसगढ़ के जल विभाग का जो कार्यालय है उसका नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को पूछता हूँ ना अलग से, उसका आंसर जरूर दिया करिएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का पुराना नाम डांडोर क्षेत्र था। डांडोर, यहाँ पर डा है, अम की मात्रा, ये कुछ इस टाइप से डांडोर। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो फंस जाते हैं, बनता नहीं है इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप की जो चीज़ें हैं काफ़ी कम किताबों में देखने को मिलेगी आपको। तो डांडोर क्षेत्र किस स्थल का पुराना नाम है। तो भाई बस्तर का अगर पुराना नाम हम लोग देखें तो क्या नाम मिलता है, एक महाकांतर मिलता है। दंडकारण्य, आज भी दंडकारण्य बोला जाता है, उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। महाकांतर, दंडकारण्य, चक्रकोट, भ्रमरकोट, ये सब जो है बस्तर के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कांकेर को कांकर्य नगरी, कांकर्य नगरी। डोंगरगढ़ के लिए कामावतीपुरी, कामावतीपुरी डोंगरगढ़ के लिए। वहीं सरगुजा को बोला जाता था डांडोर, सरगुजा को क्या बोला जाता था, डांडोर। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ को, पूरे छत्तीसगढ़ को प्राचीन समय में किन किन नामों से जाना जाता था। बहुत ही सरल है, ये बहुत ही सरल है, बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरातात्विक महत्व रखने वाला स्थल छिपछिपी किस जिले में स्थित है। पानी जो बारिश है वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ हो गई, पता नहीं कितना आवाज़ आ रहा होगा, माफ़ी चाहूँगा मैं, तो इसको जल्दी खत्म कर लेते हैं हम लोग। पुरातात्विक महत्व रखने वाला स्थल छिपछिपी किस जिले में स्थित है। छिपछिपी एक स्थान का नाम है, और ये जो स्थल है ना छिपछिपी, ये पुरातात्विक महत्व का स्थल है, मतलब कि यहाँ से कुछ पुराने समय की चीज़ें प्राप्त हुई है। तो यह स्थल कहाँ पर है भाई, तो ये जो स्थान है ना कोरिया में है। कहाँ पर है, कोरिया। कोरिया में जो बैकुंठपुर है वहाँ पर स्थित है। कोरिया के बैकुंठपुर में स्थित है छिपछिपी, जो कि पुरातात्विक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विश्वविद्यालयों के स्थापना का सही कालक्रम क्या है। तो नीचे कुछ विश्वविद्यालयों के नाम दिए हुए हैं, उनके स्थापना का सही कालक्रम आपको बताना है। तो पहला दिया हुआ है भाई बस्तर विश्वविद्यालय। बस्तर विश्वविद्यालय जो कि बस्तर जिले में है, और वर्तमान समय में इसका नाम क्या हो गया है, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापित हुआ था भाई 2008 में। ये 2008 में बना था। कब बना था ये, 2008 में बना था। उसके बाद देखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, ये अस्तित्व में आया था सन 2005 में, सन 2005 में ये। उसके बाद देखिएगा बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय ये कब अस्तित्व में आया था, तो 2012 में, 2012 में बिलासपुर विश्वविद्यालय। उसके बाद 2015 में दुर्ग विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। तो इस तरह से इसका क्रम क्या हो जाएगा, तो सबसे पुराना है आपका दुर्ग, सबसे पुराना दुर्ग विश्वविद्यालय, उसके बाद है बस्तर विश्वविद्यालय, उसके बाद है बिलासपुर विश्वविद्यालय, उसके बाद है दुर्ग विश्वविद्यालय। अच्छा, जो बिलासपुर विश्वविद्यालय है इसका नाम हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। तो क्या क्रम हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4 इसका क्रम होगा, ध्यान रखेंगे 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 कहाँ है भाई, ये द इसका उत्तर होगा, द। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बारिश जो है थोड़ा सा तेज हो गया, तो नीचे कुछ कथन दिया हुआ है जिस पर विचार करना है आप लोगों को। चलिए भाई करते हैं साथ में आप लोग भी आंसर देते जाइएगा। भुजिया जनजाति के लोग रोग का इलाज लोहों से दाग कर करते हैं। जो भुजिया जनजाति है ना, जिसको छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनको कोई बीमारी होती है तो ये उसका इलाज किस तरह से करते हैं, लोहे से दाग कर। लोहे को जो है गर्म किया जाता है, आग में तपाया जाता है लोहे के रॉड वगैरह को, और उसको उससे जो है शरीर को दागा जाता है। मतलब कि जो गर्म लोहे की सलाखें होती है ना, उसको आग में तपाया जाता है और उसको जो है शरीर में टिकाया जाता है। सोचिए कितना दर्द होता होगा। तो ये बिल्कुल सही है। अगला दिया है भुंजिया जनजाति में 2 समूह पाए जाते हैं, चैखुटिया भुंजिया और चिंदा भुंजिया। बिल्कुल सत्य है भाई। भुंजिया जनजाति में रसोई के अलग से कमरा होता है जिसे लाल बंगला कहा जाता है। बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ तीनों कथन सही हैं, 1 2 3 यहाँ आपके सही होंगे, द इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अलबका की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। अलबका, तो ये जो अलबका की पहाड़ियाँ हैं ये बीजापुर जिले में स्थित है।
तो इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। बैकग्राउंड में जो है बारिश का साउंड आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।